ये जो क्लास की वीडियो है ये डाउनलोड की एक्सेस नहीं है, आप इसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड की एक्सेस नहीं है इसमें। ओके, तो चलिए हम लोग आज चलते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो हमारे सीपीयू के कोर सप्लाई होते हैं, जैसा कि हमारा फोन ऑन नहीं होता है और हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम कहाँ से हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे पहले आपका हैंडसेट तभी चालू होगा कि जब तक आपके सीपीयू और ईएमएमसी की सप्लाई ना बने। ठीक है, और जब तक आपकी सीपीयू एमएमसी की सप्लाई नहीं बनेगा तो आपका फोन भी चालू नहीं होंगे। तो उसके लिए जरूरी है आपके सीपीयू की सप्लाई। जब तक सीपीयू की सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगा तो हमारा हैंडसेट क्या होगा, स्टार्ट नहीं होंगे और हैंडसेट पोर्ट भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे आज की पावर ऐसी, तो आपने देखा कि काफी छोटे छोटे वोल्टेज बनाते हैं जिसको कि हम एल कहते हैं, यानी लाइन कहते हैं, वीआरईजी लाइन कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेट फ्रॉम पावर ऐसी। और हम ये भी देखेंगे आज कि हमारा जो सीपीयू की सप्लाई है वो सीपीयू की सप्लाई भी हमारे कहाँ से बन के निकलते हैं। तो सीपीयू की सप्लाई भी हमारा पावर ऐसी से ही बन के निकलता है। और जब तक सीपीयू की सप्लाई नहीं बनेगा तो आपका हैंडसेट स्टार्ट नहीं होगा। और जब तक सीपीयू की सप्लाई नहीं मिलेंगे आपका हैंडसेट पोर्ट भी नहीं बनाएगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो जब तक हमें इसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग उसकी प्रॉब्लम को काफी हद तक नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा सीपीयू का सप्लाई जो है पावर ऐसी किस तरह से बनाता है। तो चलिए हम इसको एक ड्रॉ में समझाते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो ड्रॉ में हम देख रहे हैं, बनाते हैं इसको कि ये आपका क्या है, पीएम है, पीएमआई है, यानी कि डीसी टू डीसी ऐसी है। और ये आपकी क्या है, बैटरी, जिसको हम सेल कहते हैं, बैटरी है। एक पॉइंट इसका ग्राउंड हो जाता है और एक पॉइंट ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के आपके पीएमआई को मिलता है। यहाँ से पीएमआई फिर वीपीएच लाइन रेडी करता है कॉइल लगा करके, और ये सप्लाई किसको मिलता है, आपकी पीएमआईसी को। ठीक है, जो मेन पावर है। और इसके बाद सबसे बड़े ऐसी हमारे सीपीयू रहते हैं, सबसे बड़ा सीपीयू इसको मिलता है। तो इसको ये पीएम किस तरह से देता है, तो सारे सप्लाई में इसका कॉइल लगे रहते हैं। क्या लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है, ये ध्यान देना है। तो क्यों कॉइल लगा रहता है, क्यों इसको कॉइल लगा के सप्लाई दिया जाता है, क्या जरूरी है कॉइल का, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये जो सीपीयू को सप्लाई जाते हैं ये सारे सप्लाई रहते हैं 1.0 वोल्ट, 1.2, 1.3, 1.25। तो ये सब छोटे वोल्टेज ही आपके सीपीयू को चाहिए और ये छोटे वोल्टेज पे ही सीपीयू काम करते हैं। इसको चाहिए सिर्फ ज्यादा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉइल लगा करके इसे सप्लाई क्यों दिया जाता है, यहाँ हमें हाई वोल्टेज की तो जरूरत नहीं है, लाइट में बूस्ट कॉइल वगैरह रहते हैं, तो फिर यहाँ क्यों लगा, तो यहाँ जो ये कॉइल लगा है इस कॉइल को हम लोग कहते हैं बक कॉइल। यू होगा, ठीक है।
ये हमारा बक कॉइल है। इस बक कॉइल का मतलब होता है कि आपकी पीएमआईसी से जो भी सप्लाई निकलते हैं उस सप्लाई को ये क्या करता है, स्टेबल करने का काम करता है। स्टेबल यानी कि सीपीयू को थोड़ी सी भी वेरिएशन वाली सप्लाई नहीं चाहिए। वेरिएशन मींस कम ज्यादा। अगर कम ज्यादा सीपीयू को सप्लाई जाएगा तो फोन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें आपको चेंजेस आ जाएंगे। कभी फोन अच्छा काम करेगा, कभी काफी स्लो हो जाएंगे, और या तो बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉइल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि आपकी सप्लाई जो है वो एस्टेब्लिश्ड रहे। जैसे कि हम लोग स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं, ताकि अगर कम वोल्टेज भी आए ज्यादा भी आए तो वो एक समान वोल्टेज बनता रहे। तो इसके लिए यहाँ बक कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें बक वोल्टेज कहलाते हैं, जिससे कि हम लोग कोर वोल्टेज भी कहते हैं। जो हमारी सीपीयू की सप्लाई होता है उसे हम कोर वोल्टेज, बक वोल्टेज, ठीक है, इन सभी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये सब जितनी भी सप्लाई है आपके सीपीयू के सप्लाई को वो स्टेबल बना के रखता है। यहाँ पे वोल्टेज भले कम हो रहते हैं, यहाँ 3.7 नहीं रहता है, यहाँ पे रहते हैं मात्र 1.0, 1.2, 1.25, 1.3, बस छोटे वोल्टेज रहते हैं। लेकिन यहाँ एम्पियर तगड़ा होता है। तगड़ा एम्पियर का मतलब होता है कि हैवी एम्पियर, कि पूरी फोन का जितने भी मोबाइल सिस्टम जो आपकी एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा एम्पियर का इस्तेमाल आपका सीपीयू और ईएमएमसी करता है, जहाँ की एम्पियर की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सप्लाई लगाए जाते हैं, ये कॉइल लगाए जाते हैं। अब हम लोग फोन को जब रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के बाद जब हमारा फोन डेड रहता है, जब डेड रहते हैं हमारे फोन, तो उस डेड में हम लोग क्या ट्रेसिंग करते हैं कि सबसे पहले जब आप पावर पे बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज पीएमआई को मिलनी चाहिए। पीएमआई को मिलेगी तो फिर वो पीएम को देगा। जब पीएम पीएमआई को मिलेगा तो ये दोनों मिल करके ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज भेजेगा, और जब ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज भेजेगा तो फिर अगर आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो इन सभी कॉइल पे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे इन सभी जो बक कॉइल है यहाँ पे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फोन डेड है, चालू नहीं हो रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम यहाँ सारी सप्लाई के साथ साथ इन बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर ये कोई कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट का मतलब है कि यहाँ भी हर कॉइल में आपको कैपेसिटर लग करके ग्राउंड रहते हैं, पैरेलल में क्या रहते हैं, सभी में कैपेसिटर लग करके ग्राउंड रहते हैं, ये ध्यान रखना है। सभी में कैपेसिटर एक नहीं 4, 5, 6 कैपेसिटर लग करके ग्राउंड रहता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी में कैपेसिटर लग के ग्राउंड रहते हैं। अगर इनमें से किसी का कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा तो आपके सीपीयू को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, जिस वजह से आपका हैंडसेट जो है ऑन होना बंद हो जाएगा, वो ऑन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज जानना काफी बेहद जरूरी है कि जब तक हम लोग अपनी फोन की एक सिस्टम को नहीं समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, तब हम उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब रही बात कि ये सिस्टम है, तो हम फोन में ढूंढेंगे, नए नए मॉडल्स आपके पास आते हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल पुराने हो या नए, तो हम लोग एक सिस्टम को पकड़ते हैं कि सबसे पहले हमारा डीसी टू डीसी कौन सी है, फिर हमारा मेन पीएम कौन सा है। ये सब होने के बाद हमारी जो लाइन है वो सीपीयू को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सीपीयू को मिलेगा तभी तो हमारे पोर्ट बनेंगे, हमारा हैंडसेट जो है वो चालू होगा। तो ये सब हम आधार को पहले पकड़ते हैं, जब तक ये आधार हमें नहीं मिलता है तो हमारा हैंडसेट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एस्केमेटिक्स का हेल्प लेंगे और जानेंगे कि इन सभी जगह पे हमें कितनी कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, जब तक ये नहीं मालूम रहेगा तो हम कहाँ पे क्या वोल्टेज नापेंगे, कोई मतलब आइडिया होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे कितनी कितनी वोल्टेज की जरूरत है, कितनी कितनी वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और देखिए, जब तक आप सीपीयू ईएमएमसी ये सब सभी की सप्लाई को नहीं चेक कर पाते हैं तो फोन आपका चालू नहीं होगा। तो हम यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारा जितने भी कॉइल लगा हुआ है इस कॉइल पे हमें कितनी कितनी वोल्टेज चाहिए।
ये सब जितने भी कॉइल की सप्लाई है सारे के सारे सप्लाई ईएमएमसी और सीपीयू को जाता है। तो सबसे पहले हम L804 का सप्लाई देखेंगे कि ये कितनी है, या L801 देखेंगे, 2 देखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो हम सबसे पहले L0801 को फाउंड करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए हमारा क्या है कि L0801 पे हमारा 1.2 वोल्ट मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 1.2 वोल्ट। ये हमारा क्या है? पावर फॉर एमएसएम, यानी कि ये सीपीयू का है। और सीपीयू के कहाँ का है? ये तो मॉडर्न सेक्शन का है। जो हमारे नेटवर्क सेक्शन होते हैं सीपीयू में, मॉडर्न सेक्शन जो कि नेटवर्क की सेक्शन को एक्सेस करते हैं, नेटवर्क की सेक्शन को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वहां की सेक्शंस के लिए जो हमारी सप्लाई जाते हैं पावर आईसी से, वो कितना जाता है? 1.25 वोल्टेज, 1.25। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहाँ ले जाएगा, S1 1.25। तो यहाँ देखिए S1 1.25, ये हमारा कहाँ जा रहा है? तो 1101 पावर 3। 1101 हमारी कौन सी ऐसी है? तो ये सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है। S1 1.25। अब यहाँ पे देखिए चार चार कैपेसिटर लगे हुए हैं। क्या है यहाँ पे? चार चार कैपेसिटर लगे हुए हैं। C1661। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सब जो छोटे छोटे कैपेसिटर है, 3-3 कैपेसिटर, ये सब सीपीयू के सप्लाई लाइन का कैपेसिटर है। यहाँ आप मदरबोर्ड देख पा रहे होंगे। यहाँ पे चलिए हम मदरबोर्ड का ओरिजिनल इमेज भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये आपके जो सीपीयू में मॉडर्न सेक्शन की सप्लाई आपके पावर आईसी से जा रहे हैं, उसके बीच में ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर ये सब कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो आपका हैंडसेट चालू नहीं होगा, सीपीयू के सप्लाई ड्रॉप होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एमएसएम मॉडर्न सेक्शन। और यहां से देखिए कि और यहाँ जब ये सप्लाई हमारा आता है 1 पॉइंट कितना आ रहा है 25, तो ये सप्लाई यहाँ से रिटर्न होता है। यहाँ से क्या होता है? ये रिटर्न, यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये कंपोनेंट आपको शायद मदरबोर्ड पे नहीं दिखेगा। देखिए ये जो STR1601 है, ये आपको मदरबोर्ड पे नहीं दिखेगा। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये जो सेक्शंस है हमारे पावर आईसी के अंदर है। ये जो सेक्शन है ये हमारी पावर आईसी के अंदर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिटर्निंग वोल्टेज हमारा पावर आईसी के अंदर है। और ये क्या कह रहा है यहाँ? VREG 1.25। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि यहाँ से हमारा 1.25 RE, यानी कि ये रिमोट सेंस वोल्टेज है। रिमोट सेंस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो ये चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। रिमोट सेंस वोल्टेज का मतलब होता है कि आपकी पावर ऐसी, ये कंफर्म करता है कि हमारे सीपीयू को सप्लाई मिला या नहीं मिला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सिस्टम हो रहा है। चलिए हम इसको जरा ड्रॉ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ में क्या समझेंगे कि आपकी पीएम जो, अगर यहाँ इसे सप्लाई दिया 1.2 वोल्ट ये दिया, तो आपकी ये सीपीयू से एक रिटर्न वोल्टेज मिलता है। इसी यही सप्लाई आपके सीपीयू के अंदर से एक रिटर्न आता है आपके पावर आईसी को। ये लाइन क्या है, ये भी 1.2 ही है। तो ये रिटर्न क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक सप्लाई। ठीक है, फीडबैक सप्लाई। फीडबैक सप्लाई का मतलब होता है कि आपकी पावर ऐसी ये कंफर्म करना चाहता है कि सीपीयू को सप्लाई मिला या नहीं मिला, जिसको कि हम लोग कहते हैं रिमोट सेंस सप्लाई, जिसको अगर शॉर्ट में कहे तो फीडबैक सप्लाई भी कहते हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा रिटर्न सप्लाई आ रहा है। कहां से, सीपीयू से। किसके लिए, तो आपकी पावर आईसी के लिए। यहाँ देख रहे हैं 1.25, ये जो सप्लाई है इसी का ये रिटर्न सप्लाई है, जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंस फ्रॉम एमएसएम साइड। यानी कि एमएसएम साइड से, यानी कि आपके सीपीयू साइड से एक रिटर्न सप्लाई आता है। यही सप्लाई आपके पावर को, और इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तो इसके बीच में क्या है, कोई कंपोनेंट्स नहीं है। ये डायरेक्ट लाइन है पावर आईसी से सीपीयू के बीच में, डायरेक्ट लाइन है। इसके बीच में कंपोनेंट नहीं है। तो ये कंपोनेंट्स आपको देखने को इस लाइन में नहीं मिलेगा, तो जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक सप्लाई। अगर ये लाइन अगर आपकी कट जाते हैं किसी कारणवश, या आप पावर आईसी लगाते हैं, ये बॉल नहीं कनेक्ट होता है, तो आपका पावर आईसी सप्लाई तो इसको देगा सीपीयू को, बट पावर आईसी को ये नहीं पता चलेगा कि सीपीयू को सप्लाई मिला या नहीं मिला। जिस वजह से वो क्या करेगा, सप्लाई आउटपुट देना और तेजी से बढ़ाएगा, और जिससे कि पावर आईसी खुद में हीट होना स्टार्ट रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा हीट होगा। फोन आपके तो चल जाएंगे, बट वो फोन आपकी जो पावर आईसी है वो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसे मालूम चलेगा कि हमने जो सीपीयू को सप्लाई दिया वो रिटर्न नहीं आ रहा है। तो वो सप्लाई को बढ़ाना चालू करेगा, और भी सप्लाई की पावर को वो बढ़ाएगा, जिससे आपकी पावर ऐसी खुद में गर्म होंगे। ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि पावर ऐसी शॉर्ट है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है कि कभी कभार जो दिखते हैं वो वैसा होता भी नहीं है, उसके अपोजिट होता है, जो कि फीडबैक लाइन होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, फीडबैक लाइन, रिमोट सेंस फ्रॉम एमएसएम साइड। तो एक लाइन पे हाँ, गर्म होने का यह भी एक कारण है, आपके मोबाइल का हीट होने का यह भी एक रीजन है कि आपके हैंडसेट अगर ड्रॉप डाउन है, गिरा हुआ है, तो जो फीडबैक लाइन है अगर वो डैमेज हो जाते हैं, ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, तो आपका पावर ऐसी हीट होने लगेगा, उसको फीडबैक नहीं मिलेगा। यानी एक होता है ना कि आपको किसी ने मैसेज करा, आपने व्हाट्सएप पे किसी को चैट करा, तो अगर उसने आपकी मैसेज देख लिया तो आपको यहाँ ग्रीन सिग्नल मिल जाते हैं, ग्रीन टिक हो जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि उसे डिलीवर हो चुका है। और अगर उसे ग्रीन नहीं मिलता है तो आप फिर 2 3 4 5 सप्लाई फटाफट मैसेज मारते हैं कि क्यों नहीं उसे मिल रहा है, क्यों नहीं वो पिकअप कर पा रहा है। तो यही चीज है यहाँ कि आपकी पावर ऐसी जब आपके सीपीयू को सप्लाई देता है तो वो खुद में भी पता करता है कि ये सप्लाई सीपीयू को मिला या ना मिला। ना मिला तो वो सप्लाई बराबर बढ़ाते जाएगा, जिससे कि आपकी पावर ऐसी भी खुद में हीट होंगे और सीपीयू भी खुद में गर्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपके फोन चलेंगे 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 और ओवर हीट होकर के बंद हो जाएंगे, चलेंगे फिर ओवर हीट होकर के बंद हो जाएंगे, ज्यादा देरी नहीं चलेगा।
तो यह भी एक त्रुटि होता है कि सॉल्यूशन इसका यही है कि यहाँ पे आपको फिर से सीपीयू और ईएमएमसी को अच्छे से फिक्स करना है, सही से लगाना है, क्योंकि इस लाइन के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है कि आप उस कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक करेंगे। एक होता है ना कि उस ट्रैक में कोई कंपोनेंट्स रहेगा तभी तो आप वहां वोल्टेज चेक करेंगे कि वो वोल्टेज रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को, कि अगर ये यहाँ से दे रहा है सप्लाई तो यहाँ से ये रिटर्न भी आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। आज हम लोग सीपीयू के बारे में समझ रहे हैं, सीपीयू का सप्लाई लाइन समझ रहे हैं जी। रिवॉल्विंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई अदर मॉडल्स में अगर यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलते हैं पैरेलल में तो आप वहां पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर पैरेलल कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कॉइल है तो आप यहाँ वोल्टेज नाप लेंगे। यहाँ जहाँ पे ये सप्लाई कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे 5 कैपेसिटर है तो आप यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेंगे। लेकिन इस लाइन में कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ देखिए इस लाइन में कोई कैपेसिटर नहीं है, नहीं है तो आप यहाँ ये लाइन को कैसे चेक करेंगे? ये तो मदरबोर्ड का इंटरनल लाइन है, यानी कि हमारी जो बोर्ड की जो 10 लेयर है उस अंदर लेयर से ये लाइन हमारे गए हुए रहते हैं, तो इसमें तो रिवॉल्विंग के सिवा कोई दूसरा चांसेस नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि यहाँ से वहां तक बीप माप सकते हैं, वो बीप में भी हम आपको बताएंगे जिससे पता चल जाएगा। तो ये सीपीयू का एक सप्लाई है। दूसरा सप्लाई है ये देखिए सीपीयू का कोर और ग्राफिक्स एरिया के लिए, यानी कि सीपीयू का जो ग्राफिक्स सेक्शन है उसके लिए सप्लाई है। ये भी कितना है 1.2 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है 1.2 वोल्ट, जो वहां था वही सेम सप्लाई है 1.2 वोल्ट। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि किस सेक्शन, तो ये सीपीयू का सप्लाई लाइन चल रहा है। सोनू चौधरी जी पूछ रहे हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि फोन इसी रीजन से गर्म हो रहा है? तो आपके सीपीयू लाइन में जितने भी कैपेसिटर है, कंपोनेंट है आसपास की पावर की तरफ और सीपीयू की तरफ पैरेलल, सभी को चेक कीजिए। सारे के वैल्यू अगर सही है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर वो हमारी उस लाइन की प्रॉब्लम है। अगर पहले हम लोग कंपोनेंट चेक करेंगे ना, डायरेक्ट तो सीपीयू पे नहीं जाएंगे, तो पहले कंपोनेंट चेक करना है, लाइन की रीडिंग चेक करनी है, वैल्यू चेक करने हैं। अगर सारे लाइन की वैल्यू नॉर्मल है 250, 300, 350 है और सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू नॉर्मल है तो हम लोग फीडबैक लाइन पे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी हमारे क्या है 1.2 वोल्ट है आपकी ग्राफिक सेक्शन के लिए। ठीक है, और या इसका भी क्या है, यहाँ देखिए रिमोट सेंस सप्लाई है, यानी कि ये वोल्टेज का भी आपको फीडबैक वोल्टेज है, यानी रिटर्न वोल्टेज है। तो ये सब में रिटर्न वोल्टेज इसलिए है क्योंकि ये सब आपके सीपीयू का मेन सप्लाई है। आपके सीपीयू का ये मेन सप्लाई है, ये सब सप्लाई जरूरी है आपके सीपीयू के लिए। जब तक ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका सीपीयू इनेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका फिर पावर वोल्टेज फॉर एलडीओ, यानी कि लो ड्रॉप आउट, यानी कि ये सप्लाई हमारा क्या है एलडीओ सप्लाई है। DREG S3 1.325 DREG S3 1.35। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक सप्लाई जो है हमारा PM 8937 से ही ये सप्लाई हमारे बनते हैं एलडीओ सेक्शन के लिए। एलडीओ मतलब लो ड्रॉप आउट सेक्शन, जैसे कि आपका जो एक सप्लाई किया था, गोपाल जी पूछ रहे हैं कि बक लाइन में बीप होता है और सेट भी ऑन होता है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो देखिए आपके जो सेक्शंस हैं जहाँ की आप बोल रहे हैं कि बीप आता है और हैंडसेट चालू होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ज्यादा ज्यादा माइक्रोफेराड के कैपेसिटर लगे रहते हैं और वो कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से जब आप उस पर प्रॉड सटाएंगे तो वो बीप आ जाता है या फिर 60-70 की वैल्यू आ जाते हैं।
तो वहां पे हैवी फेराड के कैपेसिटर लगे रहते हैं, इस वजह से वहां पे आपको बीप आ जाता है। जैसे आप कहीं भी सप्लाई हो थोड़ा सा भी, वहां मीटर को आप बीप रेंज में सटाएंगे तो मीटर वहां आपका वैल्यू ना देकर के बीप देने लगेगा। तो ये कैपेसिटर के भी वजह से होते हैं। तो ये सब हमारे सप्लाई जो है पावर ऐसी की एलडीओ सप्लाई है, जैसे 2.5 1.3 ये सब एलडीओ सप्लाई यानी कि लो ड्रॉप आउट वोल्टेज, जो कि हमारे सेक्शंस के लिए आउटपुट हो रहे हैं कॉइल लगा करके। और ये हमारा एमएसएम के लिए है कितना 1.25 1.2 वोल्टेज, सेम वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से है हमारा रिमोट सेंस, यानी कि ये वोल्टेज का भी हमारा क्या है रिटर्न वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये सब सारी सप्लाई जो है हमारे सीपीयू के लिए बनता है। तो जब भी हम लोग हैंडसेट पे काम करते हैं, डेड हैंडसेट पे, तो इन सभी सप्लाई को खास करके चेक करना होता है कि हमारी सप्लाई जो है ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है सीपीयू लाइन की इंपोर्टेंट लाइन है, इंपोर्टेंट वोल्टेज है। अगर ये सब चीज की अगर नॉलेज ना रहेगी तो फिर प्रॉब्लम फाउंड करने में काफी परेशानी होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, आज हम लोग चलेंगे नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, देखिए गोपाल जी, एलडीओ सप्लाई जो निकलता है वो पीसीबी में सब एलडीओ को वोल्टेज मिलता है ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे स्पेशल भी एलडीओ ऐसी लगाए गए हैं, जैसा कि आपने वाइब्रेटर सेक्शन में देखा था कि वहां एलडीओ उसने लगा दिया। लेकिन फिर आपने देखा था जो हमारी रियर कैमरा है, मैंने पढ़ाया था डायग्राम, तो वहां मैंने देखा कि वहां पे एलडीओ लगने थे कैमरा सेक्शन में। बट वहां पे क्या हुआ कि हैंडसेट में एलडीओ नहीं है ऐसी, तो फिर कंपनी ने क्या किया, उसे पावर ऐसी से दे दिया। तो ये हमारी पावर ऐसी से जो वोल्टेज गए हैं वो एलडीओ वोल्टेज गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं नेटवर्क सेक्शन पे, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है, खास करके अब के जितने भी 4G फोन आ रहे हैं, वहां आप लोग को कम से कम 2 और 3 ऐसी देखने को मिलेगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क सेक्शन में हम लोग खास करके देखते हैं 1 2 3, ये 3 ऐसी खास करके आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगा। 3 ऐसी जिसमें कि हमारा WTR, 2G 3G, PFO जिसको पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहिए, और 4G PFO, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये 3 ऐसी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और पहले के फोन में क्या होता था, पहले के पुराने फोन में आप देखा करेंगे कि यहाँ पे हुआ करता था कि यहाँ पे एक एंटीना स्विच भी लगा रहता था पुराने के फोन में।
एंटीना स्विच। और हमारे नेटवर्क की जो सिग्नल आते थे, अगर ये हमारा एंटीना है, एंटीना से जो सिग्नल आते थे वो सिग्नल पहले इसमें आता था और यहाँ से फिर वो इसमें जाते थे। ये हमारा एंटीना स्विच हुआ करता था। अभी भी आपको कुछ कुछ सैमसंग के मॉडल में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ सबसे पहले एक सबसे छोटी सी आईसी मिलेगा, उसके बाद सिग्नल एक आईसी में इधर जाते हैं और ये यहाँ से दूसरी आईसी में जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एंटीना स्विच रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे। तो अब के हैंडसेट में क्या किया गया है कि कुछ कुछ मॉडल में इस चीज को निकाल दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है और इसकी जगह जो है ये इसके अंदर ही फिक्स कर दिया गया है। जो हमारा 2G 3G है इसके अंदर ही इसे लगा दिया है और एंटीना की जो सिग्नल है यहाँ से कैपेसिटर लगते हुए ये इसके अंदर इन हो रहा है। अभी के फोन में आप देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ही एंटीना स्विच को फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 ऐसी आपको जनरली 4G के हैंडसेट में मिलेंगे जिसमें WTR तो रहना ही रहना है और WTR की जगह पे अगर मीडियाटेक है तो यहाँ MTIC मिलेंगे। अगर आप मीडियाटेक है तो यहाँ WTR की जगह पे आपको MTIC मिलेगा। ठीक है, WTR की जगह पे आपको MT मिलेगा और किसी किसी हैंडसेट में WTR की जगह पे आपको SDR दिखेंगे, यानी WDR का अपग्रेड हो। ठीक है, ये मीडियाटेक के लिए है और ये क्वालकॉम के लिए है और ज्यादातर आपको WTR दिखेगा, सबसे ज्यादा WTR दिखेंगे, उसके बाद MT मीडियाटेक में और उसके बाद SDR। 2G 3G और 4G ऐसी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस आईसी का सप्लाई कि सबसे पहले सप्लाई अगर ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे आईसी है PFO, इसी को RFIC कहा जाता है शॉर्ट में, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, शॉर्ट में इसे RF कहा जाता है। RF1 RF2, RF1 हमारा ये है और 4G वो RF2 है। ठीक है, जो कि TRX और RX ट्रांसमिट और रिसीविंग का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आईसी हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए किसी भी सेक्शन का फॉल्ट, तो सबसे पहले फॉल्ट हम किसी भी आईसी को कहने से पहले उसकी कनेक्शन और उसकी सप्लाई, ये दो चीज जरूरी है कि सप्लाई उसको कैसे मिला है। ठीक है, और काफी लोग जानते हैं कि WTR को सप्लाई मिलता है VPH पावर 3.7 वोल्ट और किसी किसी हैंडसेट में VWAT लाइन से भी इसे सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, और काफी कम लोग जानते हैं कि इसे 1.8 वोल्ट की भी सप्लाई चाहिए होता है और बहुत लोग जानते भी होंगे कि 1.8 वोल्ट की भी सप्लाई इसे मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट सप्लाई देखिए VPH पावर। तो VPH पावर अगर आपने देखा तो आपकी तो पहली कंफ्यूजन यहाँ क्लियर है कि इसको VPH पावर चाहिए, यानी DC टू DC IC के बाद जो 3.7 वोल्ट निकलते हैं वो यहाँ भी आता है RF के पास। फर्स्ट, सेकेंड है इसका ये देखिए VCC, तो ये VWAT से ही जो मेन सप्लाई दिया है वही इसका VCC है, यानी 2 पॉइंट पे इसके सप्लाई आते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर पे, 11 नंबर इसके ग्राउंड है, 9 और 10 नंबर पे इसका सप्लाई आया, दो सप्लाई 3.7 वोल्ट वही सप्लाई। उसके बाद है इसका अगला देखिए VRAMP। तो यहाँ क्या है कि एक रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड है, यहाँ पे जो ये पिन है हमारा 7 नंबर, सॉरी 10 9 8 नंबर पिन, ये हमारा रेजिस्टेंस 100 के लग करके ग्राउंड है। उसके बाद है वोल्टेज IO, जिसको कि IO सप्लाई कहते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट सप्लाई, IO सप्लाई, यानी इस सप्लाई के बगैर आपके आईसी स्टार्ट नहीं होंगे।
तो काफी कम लोग जानते थे कि RFIC को सिर्फ एक ही सप्लाई चाहिए 3.7 वोल्ट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए VVAT से ही जो सप्लाई किया है VCC, ये इसी का मेन सप्लाई है। VCC का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उस लाइन के बारे में सोचते हैं जो कि हमारा EMMC को जाता है। उस सेक्शन के लिए VCC सप्लाई 2.8 वोल्ट होते हैं, बट RF के लिए VCC सप्लाई 3.7 वोल्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। RF के लिए VCC सप्लाई भी 3.7 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन EMMC के लिए VCC सप्लाई 2.8 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे है हमारा IO सप्लाई। IO सप्लाई मींस क्या होता है, तो देखिए VREG L5 1.8, ठीक है, VREG L5 1.8। तो अब आप देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि VREG L5 जो हमारा सप्लाई कहाँ कहाँ जाता था। टच पे भी गया था, ठीक है, सेंसर पे भी गया था, आपने देखा, और ये I2C लाइन में भी इसका उपयोग हुआ है, आपने यहां तक देखा। और आप अब ये भी देखिए कि ये L5 1.8 जो है आपकी नेटवर्क सेक्शन में भी जाते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये L5 1.8 आपकी सर्किट के लिए। तो अगर आपके नेटवर्क सेक्शन को ये सप्लाई नहीं मिलता है 1.8 वोल्ट, अगर ये कनेक्शन इसकी डैमेज या कट चुका है, तो अब आप समझ सकते हैं कि टच सेक्शन की I2C पे भी से भी आप उठा के नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन नॉलेज होगी तभी तो, सर्किट के बारे में आप जानेंगे तभी तो कौन सी सप्लाई कहां से आ रहा है। नहीं तो आप डायरेक्ट पावर IC को चेंज करेंगे, क्या जरूरत है। अगर हमारी दूसरी जगह 1.8 वोल्ट बन रही है L5 से, यहाँ पे नहीं बन रही है, तो हम पावर IC को बिना चेंज किए जहां बन रही है वहां से उठा के डाल देंगे। तो ये कैसे डलाएगा, जब तक आप सर्किट में ये नहीं जानेंगे कि कौन सी सप्लाई कहां कहां इस्तेमाल किया गया है, तो आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 1.8 वोल्ट L5 जो है हमारे, ये RFIC को यहाँ पे मिल रहा है, RFIC को। ठीक है, यहाँ पे तो आपने देखा कि आपके RFIC की दो मेन इंपोर्टेंट सप्लाई है, एक 3.7 वोल्ट और एक 1.8 वोल्ट। तो चलिए दोनों सप्लाई कहाँ कहाँ मदरबोर्ड पे दिखेगा आपको, इसको जरा चेक कर लेते हैं। 3304, चलिए ये तो आप जानते हैं कि RFIC की इस कोना में ये सप्लाई रहता है। चलिए माइक्रोस्कोप पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये दो पिन आपको दिख रहा होगा, इस दो पिन पे ये सप्लाई आते हैं। यहाँ देखिए आपको IC का दो पिन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये सप्लाई आते हैं। ये है आपका VPH पावर और VCC सप्लाई, जो कि 3.7 ही है, तो VPH भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई बन रहा है। अब इसकी अगली सप्लाई है IO वोल्टेज। ठीक है, यहाँ 3309 पे, यहाँ देखिए इधर से चौथा कैपेसिटर 3309, तो यहाँ से देखिए इधर से चौथा कैपेसिटर 3309, ये वाली आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अब आप लोग बताइए कि कितने लोग, जब आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम रहता है तो कितना लोग 1.8 वोल्टेज को चेक करते हैं, RFIC की चेक किया है किसी ने 1.8 वोल्ट को। 3.7 तो सभी करते हैं, 1.8 को करते थे चेक इससे पहले कि आपके हैंडसेट में इमरजेंसी है या नो सर्विस है।
चलिए, हाफिज शोएब जी तो करते थे और मनोहर जी भी करते थे। ठीक है, तो देखिए काफी लोग जो है नहीं करते थे चेक, विजय गुप्ता जी, और काफी लोग, जावेद जी नहीं, मंतोष जी नहीं। तो ये क्या है कि चलिए, नरेंद्र साहू जी ने यूट्यूब पे देखा, चलिए ठीक है, कहीं से नॉलेज तो मिली, चलिए अच्छा है। तो ये देखिए, हाँ, WTR पे आप 1.8 वोल्ट चेक करते थे, क्या आपने RF पे 1.8 वोल्ट चेक करा था इससे पहले? तो ये सभी क्या होता है जी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले बड़ा इंपोर्टेंसी है सप्लाई, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज तभी काम करेगी जब उसको सप्लाई मिलेगा, और जब उसे सप्लाई मिलेगा ही नहीं तो वो कहाँ से काम करेगा, फिर आप उस पे आईसी बदलते बदलते थक जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो मेन सप्लाई तो हम लोग जानते हैं, जो हमारा मेन सप्लाई होता है वो हम लोग जानते हैं, बट जो सपोर्ट सप्लाई होता है वो हम लोग नहीं जानते। इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है, जो हमारी आईओ सप्लाई है इसमें कंफ्यूजन रह जाता है। तो चलिए, इस बात पे एक चीज और हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड फोन है, जो अभी आपने पढ़ रहे हैं एंड्रॉयड फोन, इसमें जो ये 1.8 की सप्लाई है आईओ वोल्टेज, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये L5 से है। इतनी तो अब आप नॉलेज आपके अंदर आ चुकी है कि कौन हमारा स्विचिंग सप्लाई है, कोई कौन सा हमारा जो है वो डिफॉल्ट सप्लाई है। ठीक है, आईओ सप्लाई, जी राज सॉल्यूशन जी, आईओ सप्लाई। तो यहाँ एंड्रॉयड फोन में ये सिस्टम है कि आपकी जो ये आईओ सप्लाई 1.8 वोल्ट की है, ये कांस्टेंट बनता मिलेगा, आपको कंटिन्यू बनता हुआ मिलेगा जब आपके हैंडसेट पावर ऑन हो जाएंगे। कंटिन्यू ये आपको बनता हुआ मिलेगा जब आपके हैंडसेट पावर ऑन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप सैमसंग की J5 J7 प्राइम ये सभी हैंडसेट की नेटवर्क को रिपेयर करेंगे, तो वहां पे बीपीएच पावर तो मिलेगा उस आईसी को, लेकिन आईओ वोल्टेज तभी मिलेगा जब आप अपने हैंडसेट में कॉलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, अब ये बात बताइए कि कितने लोग जानते थे कि सैमसंग फोन की जो प्राइम सीरीज है उसमें क्या है कि जब आप कॉलिंग को स्टार्ट करेंगे तब जाकर के उसकी आरएफ की भी आईओ वोल्टेज बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, कॉलिंग या सर्चिंग मोड। तो ये थोड़े थोड़े से फर्क रहते हैं, कुछ कुछ ब्रांड का एक अपना काम कराने का सिस्टम रहता है, और कुछ एंड्रॉयड फोन के, कुछ एमआई वीवो ओप्पो रियल के काम करने के तरीके अलग रहते हैं। इसीलिए सैमसंग जो है वो हमारी ओप्पो वीवो रियलमी से थोड़ा हट के रहता है। ठीक है, तो थोड़े उसके टेक्नोलॉजी इस फोन से थोड़े से अलग रहते हैं। तो यही सब थोड़ा बहुत आपको उस समय डिफरेंस मिलेगा कि कुछ वोल्ट यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट कौन सी आईसी है। अभी नेटवर्क सेक्शन के लिए राज सॉल्यूशन जी, इनपुट आउटपुट आईसी तो हमारा सबसे पहले जो ये आरएफ आईसी है, ये दोनों तरीके से काम करता है। पहले तो सिग्नल लेता है, सिग्नल लेने के बाद फिर जब हम लोग कॉलिंग लगाते हैं तो ये ट्रांसमिट भी करता है। तो ये हमारे RxTx आईसी है, रिसीविंग और ट्रांसमिट। हमारे नेटवर्क सेक्शन में जितने भी आईसी है ये सब रिसीविंग और ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसको हम लोग RxTx कहते हैं। सारे के सारे आईसी जो है वो RxTx पे काम करता है, यानी सिग्नल लेते हैं और सिग्नल को फिर ये ट्रांसमिट भी करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 1.8 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। ठीक है, आगे आप बढ़िए, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। तो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, एमडी साबरडील जी कह रहे हैं सर नोकिया 2 में एक सिम वर्किंग है और अदर में नो सर्विस शो करता है।
तो जिस सिम में नो सर्विस शो करते हैं वो कौन सी सिम है, 4G है या 2G 3G है, या एक सिम में आपका सारे नेटवर्क आ रहे हैं और दूसरे सिम में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। चलिए हम लोग इस पे बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले टॉपिक को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट है सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। अब जैसे बात आ गई सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की, तो अब आप इतना तो समझिए कि सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक कहाँ जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक कहाँ जाके कनेक्ट होगा, तो ये तो अब आप समझ गए होंगे, फिर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से देखिए सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की जो दो लाइन है, यहाँ से 0 ohms का रेजिस्टेंस लग करके, ठीक है, यहां से ये दोनों निकल करके 0 ohms की रेजिस्टेंस लग करके RFFE1 डेटा, ठीक है, RFFE1 CLK और RFFE1 डेटा कहाँ आ गए, तो ये देखिए हमारा CPU में आ गया 1101 में आ गए। तो अब आप ये भी जरा सोचिए कि आपके RFIC की जो कम्युनिकेशन है इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी CPU से भी रहते हैं कि ये हमारा ऐसी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसकी सूचना CPU को भी रहता है। ऐसा नहीं है कि RFIC की जो कम्युनिकेशन है वो ओनली फॉर WTR से ही रहते हैं, ठीक है, या ओनली फॉर 4G से ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी कम्युनिकेशन, इसको सप्लाई, इसकी सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक ये आपके CPU से भी कम्युनिकेट होता है। यानी कि इसमें जो दो RF है, दो RF की दोनों RF सिग्नल को जोड़ करके ये CPU से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए RF11 CLK डेटा और यहाँ पे, तो यानी ये जो दोनों RF है, फर्स्ट एंड सेकेंड RF, दोनों IC की CLK एवं सीरियल डेटा दोनों को जोड़ करके ये CPU से कनेक्ट है। अगर इसको समझा जाए तो कुछ इस तरह से, अगर इसको ड्रॉ में हम समझे तो कुछ इस तरह से ये CPU से कनेक्टेड है। जैसे कि ये 4G है, ये आपकी CPU है बड़ी वाली, ठीक है, तो यहां से इसका क्या है, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, ठीक है, और इसका भी यहां से सीरियल डेटा और इसके भी यहां से सीरियल क्लॉक, और ये दोनों यहां से जुट करके इससे कनेक्टेड है, ठीक है, CPU से, ताकि CPU को पता रहे कि दोनों RF की कम्युनिकेशन इसको पता चलता रहे कि दोनों RF हमारे वर्किंग मोड में है, काम कर रहे हैं, यानी दोनों जोड़ करके ये आपके CPU से कनेक्टेड है। इसके बीच में रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस 0 ओम के लगे हुए हैं। 0 ओम का मतलब है कि आप उसे जंपर भी कर देंगे तो चलेगा, 0 ओम्स का लगा हुआ है, ठीक है, ये CPU से कनेक्टेड है। तो सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक समझ गए, 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा करके ये हमारे CPU से कनेक्ट है। उसके बाद है यहाँ HB, ठीक है, या HB का मतलब होता है हायर बैंड, यानी कि ये हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी को, तो HB जो है ये हायर बैंड होता है जिसका एक पॉइंट इसका NC है, तो HB एंड LB हायर बैंड एवं लो बैंड, ठीक है, हायर बैंड एवं लो बैंड, यानी कि जब हम लोग सिम कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहते हैं, जो कि हमारा एक EGSM होता है जिसमें कि हमारे 2G नेटवर्क काम करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग EGSM कहते हैं, 850 से 900 EGSM, वो हमारा क्या होता है, लोअर बैंड। एक होता है हायर बैंड जो कि हमारे 1200 से 1800 की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जो कि हमारे हायर बैंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर बैंड और हायर बैंड पे ये काम करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके जितने भी है हायर बैंड, लोअर बैंड एवं B5 B8 B20, ये सब सारे जो है हमारे बैंड है, ये सब सारे के सारे हमारे क्या है, बैंड है। इस बैंड पे हमारी जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट होता है अगली सेक्शंस के लिए, अगली IC के लिए, ठीक है। तो इन सभी सेक्शन को जो है वो, ये सभी जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट हो रहे हैं, लोअर बैंड हायर बैंड, ठीक है, तो ये सभी को हम लोग मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं। अब यहां से अब आपको इस्तेमाल होगा DSO मशीन।
कि हमारी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी आपको पता चलेंगे डीएसओ मशीन। जो नेटवर्क सेक्शन में कहते हैं कि हमारा डीएसओ का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस्तेमाल होता है कि वहां पे आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेक नहीं कर पाते हैं इस मल्टीमीटर से। हाँ, लेकिन जहां तक सवाल है कि हम लोग अगर वोल्टेज ट्रेसिंग, लाइन कम्युनिकेशन और सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, आईओ वोल्टेज, इन सभी चीज को और जितने भी नेटवर्क सेक्शन में कंपोनेंट है, ज्यादातर के पैरेलल सीरीज, सभी कंपोनेंट को अगर हम लोग ट्रेस करते हैं तो आपका प्रॉब्लम इतना दूर में ही आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा 4G RF है, ये जो देख रहे हैं 3203, ये 4G RF है, यानी कि इसका इस्तेमाल होता है 4G नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो इसका भी आपको सेम वही सप्लाई मिलेंगे, सेम जो है वही सप्लाई मिलेगा जो सप्लाई आपने ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका वीवैट सप्लाई, वीपीएच पावर 3.7 वोल्ट, 3236 कंपोनेंट। यहाँ पे अगर कैमरे में देखें इसे, तो यहाँ पे ये सप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, वीपीएच पावर। और नेक्स्ट इसका आईओ वोल्टेज, ये देखिए आईओ वोल्टेज L5 1.8 वोल्ट, L5 1.8 जो कि I2C लाइन के लिए आपने अभी तक इस लाइन को देखा था, और इसकी सप्लाई आईओ सप्लाई 3241 कैपेसिटर। यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में, यानी कि ये भी सप्लाई आपको इसके ऊपर में ही दिखेंगे, एक सप्लाई यहाँ पे और दूसरी सप्लाई यहाँ पे। ठीक है, दोनों सप्लाई आपको 3.7 वोल्ट और 1.8 वोल्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, वीवैट सप्लाई और आरएफ सिग्नल इन मिडिल बैंड, लो बैंड। ये जो ML देख रहे हैं यानी कि मिडिल बैंड और लोअर बैंड, ये सब सारे फ्रीक्वेंसी इसके। और देखिए यहाँ जो हम लोग देखते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको 3204 करके दिख रहा है, ये सब जितना भी चीज है ये सब सारे के सारे RF बैंड फिल्टर है। ठीक है, LF लगा हुआ है, RF बैंड फिल्टर, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसी एक आईसी से दूसरी आईसी के बीच में कम्युनिकेट करता है उसके बीच में ये लगे रहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारा रिसीविंग और ट्रांसमिट होता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में, यानी एक आईसी और दूसरे आईसी के बीच में, उसके बीच में ये फिल्टर लगे रहते हैं। आप अपनी मदरबोर्ड पे देखेंगे तो ये फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए फिल्टर देखने को मिलेगा, ऊपर में भी देखने को मिलेगा, ये सब जो आप देख रहे हैं। तो ये सब फिल्टर क्या है, ये सब जितने भी है सारे के सारे सिग्नल फिल्टर है, बैंड फिल्टर है। यानी कि एक आईसी से दूसरे आईसी के बीच जो हमारा सिग्नल कम्युनिकेट होता है, बैंड कम्युनिकेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी, उन दोनों के बीच में ये लगा रहता है। तो रही बात, तो आप इसे बाईपास भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि कंपोनेंट्स के जगह पे कंपोनेंट ही लगाने का, लेकिन नहीं है तो इसे आप बाईपास कर सकते हैं। इसको बाईपास करने का क्या प्रोसेस होता है, तो आपके मन में सवाल होगा
ठीक है कि काफी लोगों के मन में ये सवाल आ चुका होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फिल्टर ही खराब है। सिंपल सा सवाल है कि आपने बताया तो चलिए ठीक है, बट ये मुझे कैसे मालूम होगा सर कि ये फिल्टर खराब है, ये फिल्टर नहीं काम कर रहा है। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे कोई आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ ये फिल्टर पता चलता है डीएसओ मशीन से कि एक तरफ फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट हो रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए इन है और यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं या जंपर करते हैं। लेकिन अगर डीएसओ मशीन नहीं है तो हम लोग इसको प्रॉब्लम के आधार पे चेंज करते हैं कि आपने डब्ल्यूटीआर का भी वोल्टेज ओके है, डब्ल्यूटीआर से भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने चेंज करके देख लिया। काफी बार होता है ना कि कितने लोगों का ये सवाल होता है कि सर नेटवर्क की जिद में मैंने आरएफ भी दूसरे बोर्ड से निकाल के दोनों के दोनों बदल दी, डब्ल्यूटीआर भी बदल दिया, बट उसके बावजूद भी सेम का सेम प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपका मेन जो आरएफ बैंड है, जो कि आपके आरएफ से डायरेक्ट वो डब्ल्यूटीआर जो सिग्नल कम्युनिकेट करा रहा है उस बीच का बैंड खराब है, जिससे कि आपके डब्ल्यूटीआर का आरएफ से कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है, सिग्नल का कम्युनिकेशन, मैं सप्लाई की नहीं बात कर रहा, जिस वजह से आपका जो है डायरेक्ट नो सर्विस पे फोन रहेगा। डायरेक्ट नो सर्विस पे रहेंगे, कभी कभार गलती से थोड़े बहुत नेटवर्क आ गए, एक आध पोल तो आ गए, तो उस सिचुएशन में इस चीज को अच्छी तरह से सर्च करने का तरीका होता है डीएसओ के थ्रू कि आप फ्रीक्वेंसी को नापते चलिए कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहे हैं तो वो ट्रेवल हो रहा है या नहीं एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन। तो हम लोग उससे ट्रेस करके वोल्टेज के आधार पे, सिग्नल के आधार पे कंपोनेंट को बदलते हैं। लेकिन नहीं है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव अभी कॉस्टली टूल्स है, महंगे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे जंपर से बाईपास करके चेक कर लेते हैं कि अगर आपका फिल्टर लगा हुआ है तो उसे लगे रहने देंगे, एक जंपर मारेंगे तो ये हमारा बाईपास हो जाएगा। तो इसको बाईपास करने के लिए देखिए यहाँ पे जिस तरह से आपने ओबीपी को बाईपास करा था, उस तरह से इसे भी बाईपास करने के लिए कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर आप लगाएंगे तो ये बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ कितना का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो कम से कम 0 ओम्स का, 0 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ डालेंगे तो ये बाईपास हो जाएगा। यानी इसका इनपुट आउटपुट 2 पॉइंट है, इसको अगर आप मिला दिए तो ये बाईपास हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, या ये कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस को आप जोड़ देंगे तो इससे भी ये, या इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर को मिला देंगे उससे भी ये आपका बाईपास हो जाएगा। 3242 और 3243, ठीक है, 3242। 3242 एंड यहीं पे 3242 एंड 3243, इस दोनों कैपेसिटर को अगर आप एक जंपर से मिला देते हैं तो आपका यहाँ जो फिल्टर है बैंड फिल्टर, ये बाईपास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूटीआर। ठीक है, इसका देखिए सप्लाई VREG L1 1.0 और 1.8, इसके दो मेन सप्लाई है, यानी डब्ल्यूटीआर को काम करने के लिए दो सप्लाई की आवश्यकता है। ठीक है,
तो सबसे पहली सप्लाई इसका होता है 1.8, जो कि इसका है VREG L4 1.8। ये इसका फर्स्ट सप्लाई है। फर्स्ट सप्लाई कहने का मतलब है कि WTR का ये सबसे पहला सप्लाई है 1.8। ये सप्लाई जैसे ही आप हैंडसेट को पावर ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आपके WTR का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये पहली सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हैं कि R3005 के 0 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू WTR का पहली सप्लाई आता है, जो कि 1.8 वोल्ट होता है। और दूसरी सप्लाई इसका 1.0, ये L1 VREG L1। तो VREG L1 है तो ये पावर ऐसी से निकलेंगे। तो ये सप्लाई 1.0 जो है ये स्विचिंग सप्लाई है। स्विचिंग सप्लाई के हैं तो जब आप अपने हैंडसेट से सिम कार्ड को निकाल लेते हैं, पूरा तो 1.0 जो है ये इसका स्विचिंग सप्लाई है। जब आप अपने हैंडसेट में सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे, सिम कार्ड, तभी ये वोल्टेज बनेगा। सिम कार्ड निकाल लेंगे तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। हाँ, जब आप इमरजेंसी कॉल डायल करेंगे तब ये वोल्टेज बनेगा। और तीसरी पॉइंट कि सिम कार्ड लगे हुए भी है और आप कोई कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं तो ये 1.0 से घटेगा बढ़ेगा, यानी ये वेरिएशन होता रहेगा इस वोल्टेज में। 0.5 भी हो सकते हैं, 0.8 भी हो सकते हैं, ये घटेगा बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप कॉल स्टार्ट कर देंगे तो ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा 1.0 पे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है WTR की सेक्शन में कि अगर आपकी वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं तो परेशान नहीं हो रहा है, नहीं होना है। अगर 1.8 वोल्ट ना मिले तो आपका नो सर्विस हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका WTR खराब है तो फोन में डायरेक्ट नो सर्विस आएगा, और अगर RF खराब है तो फोन में इमरजेंसी कॉल आएगा। ठीक है, और अगर WTR खराब है तो आप नेटवर्क को सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको लिखेगा सर्चिंग व्हाइल एरर, यानी कि एरर हो जाएगा, सर्चिंग नहीं होगा। और अगर WTR सही है तो आपके हैंडसेट में सर्चिंग होगा, नेटवर्क की लिस्ट आएगी, प्रोवाइडर लिस्ट। लेकिन जैसे आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्सेस फेल्ड लिखेगा, लोड फेल्ड लिखेगा। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम होते हैं वो RF सेक्शन के होते हैं, बैंड फिल्टर का होता है और हमारे वीक सिग्नल की वजह से होते हैं। आपके नेटवर्क सेक्शन में जितने भी पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर है, सभी में से कोई भी अगर मेन सिग्नल की कैपेसिटर मिसिंग हो जाए तो प्रोवाइडर लिस्ट आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त जब आप मोबाइल को सर्च करते हैं तो आपकी जो WTR है, CPU है, वो आसपास की सभी नेटवर्क को वो सर्च कर लेते हैं। उसमें कोई उसको स्पेशलिटी नहीं रहता है कि मुझे सिर्फ एयरटेल को लेने हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो सभी बैंड के जितने भी नेटवर्क है वो सभी को एक्सेस करता है। लेकिन वो बैंड किसको सेलेक्ट करेगा? जिसकी उसके अंदर सिम है, उसको सेलेक्ट करेंगे तभी वो उस बैंड को एक्सेस करेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रोवाइडर लिस्ट बन रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपका जो है WTR छोड़ करके आपके RF सेक्शन की प्रॉब्लम है, PFO सेक्शन की प्रॉब्लम है। और अगर प्रोवाइडर लिस्ट ना बन रहा है, डायरेक्ट नो सर्विस है, तो वो आपकी WTR की प्रॉब्लम है। और WTR में एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि आप कैसे जानेंगे कि WTR खराब है। एक सवाल होता है कि सर मैं कैसे जानूंगा कि WTR ही खराब है। तो ध्यान रखना है, जब आपकी WTR खराब रहेंगे तो आपकी WTR की जो 1.8 की सप्लाई है वो कुछ ना कुछ बनेगा। क्या होगा? वो कुछ ना कुछ बनेगा, पूरी की पूरी 1.8 नहीं बनेगा, बट 1.0, ठीक है, या फिर 1.2, इतने वोल्टेज बनेंगे। अगर WTR 100% खराब हो जाएगा तो 1.0 वोल्टेज भी जो है वो कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, आने बंद हो जाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। और डायरेक्टली अगर नो सर्विस आ जाए, डायरेक्ट नो सर्विस, तो पहले हम WTR की सप्लाई चेक कर लेंगे और एक बार कॉल लगा करके WTR की 1.0 चेक करेंगे, या फिर आप WTR को बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रोवाइडर लिस्ट ना सर्च हो तो WTR की इशू, और अगर प्रोवाइडर लिस्ट सर्च हो जाए तो वो RF की इशू।
तो डायरेक्ट हम लोग आईसी को नहीं चेंज करेंगे, सबसे पहले सेक्शन को डायग्नोस करेंगे। नरेंद्र साहू जी कह रहे हैं कि एक बार एयर 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 सर आप नरेंद्र साहू जी एयर के बारे में क्या पूछ रहे हैं बताइए। कॉपी लिख रहा हूं शुरू से, एयर के बारे में, हीट और एयर। अच्छा देखिए ऐसी कैसे पहचानेंगे, देखिए आरएफआईसी जितने रहते हैं वो आपको डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन की लाइन में रहते हैं। चलिए मैं मदरबोर्ड पे दिखाता हूं। यहाँ देखिए ये सब जो है आपके आरएफआईसी है, जिस पे आपको हैज का निशान भी रहता है। ये जो हैज देख रहे हैं ये हैज, ये आरएफ है, फर्स्ट आरएफ, ये सेकेंड आरएफ। और डब्ल्यूटीआर सबसे अलग ही दिखेंगे। यहाँ पे डब्ल्यूटीआर आपको सबसे अलग ही दिखेगा, इसलिए कि ये डब्ल्यूटीआर ग्लास ऐसी होता है और ये दोनों आरएफआईसी के अनुपात में काफी छोटे होते हैं। इन दोनों आईसी के अनुपात में ये काफी छोटा होता है। ठीक है, आरएफ हमेशा बड़े रहते हैं, डब्ल्यूटीआर हमेशा आरएफ के अनुपात में छोटा रहता है। डब्ल्यूटीआर अलग ही दिखता है, डब्ल्यूटीआर के ऊपर में नंबर भी दिखेंगे 2965। जी नरेंद्र जी बताइए क्या पूछ रहे हैं। हाँ सर, जो अभी बता रहे थे सर किस कंडीशन में खराब होते हैं ऐसे करके डब्ल्यूटीआर आरएफआईसी के बारे में, उसी तरह का नोट बताइए सर, कौन कौन कंडीशन में नरेंद्र जी ये देखिए, आईसी खराब होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, वीडियो तो मिलेगी ना, वीडियो मिलेगी। अरे नहीं नहीं सर, जैसे डीसी टू डीसी आईसी है, पावर आईसी ओके है, चलिए नेटवर्क मैं आईसी है, सीपीयू बता है। देता हूँ नरेंद्र जी, कोई प्रॉब्लम ना, आप लिख लीजिए, शुरू से लिख लीजिए, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके रिपीट कर देता हूँ। आरएफ देखिए, डब्ल्यूटीआर की जो सप्लाई है वो मेन सप्लाई हमारा डब्ल्यूटीआर का 1.8 वोल्ट होता है, और डब्ल्यूटीआर की जो सेकेंड सप्लाई है 1.0 वोल्ट होता है। डब्ल्यूटीआर की 1.8 वोल्ट कंटिन्यू बनेगा, वो कंटिन्यू बनेंगे जब हम अपने हैंडसेट में से सिम को निकाल भी लेते हैं तो वो कंटिन्यू बनेगा। और डब्ल्यूटीआर की जो 1.0 वोल्ट है जब हम सिम इंसर्ट करेंगे वो तभी बनेगा। और जब हम कॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई कॉल वगैरह अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी डब्ल्यूटीआर की जो 1.0 की सप्लाई है वो घट जाएंगे, 1.0 से वो कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये वोल्टेज लाइन में प्रॉब्लम है, ये घट क्यों रहा है, तो ये ध्यान देना है, वो घटेगा ही घटेगा, लेकिन जैसे ही आप कॉल को कनेक्ट करेंगे, डायल करेंगे, वो स्टेबल हो जाएगा 1.0 वोल्ट। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। अब रही बात प्रॉब्लम की, तो आपके हैंडसेट में अगर नो सर्विस की दिक्कत है तो सबसे पहले आप अपने हैंडसेट का बेसबैंड, सीरियल नंबर, ये सबको ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि बेसबैंड और सीरियल नंबर के भी वजह से नो सर्विस की प्रॉब्लम आते हैं। ये दो चीज को ध्यान से देख लेना है। अगर ये दो चीज 100% ओके है, उसके बाद हम लोग फिर हैंडसेट को ओपन करेंगे और डब्ल्यूटीआर की, आरएफ की, सभी की जो मेन सप्लाई और आईओ सप्लाई सबको एक बार बारी बारी से चेक करेंगे। और उसके बाद मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट है नेटवर्क सेक्शन में ड्राई या डैमेज, उस सबको चेक करेंगे, कोई ड्राई सोल या डैमेज नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे डब्ल्यूटीआर की प्रॉब्लम, तो हम लोग जब सर्च करेंगे नेटवर्क को तो आपका प्रोवाइडर लिस्ट जो है वो एक्सेस हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा, तो हमारे डब्ल्यूटीआर समझ लीजिए काम कर रहा है। और जब आपकी प्रोवाइडर लिस्ट ही ना सर्च हो रहा है, बिल्कुल नहीं सर्च हो रहा है, तो उस वक्त वहां आपके डब्ल्यूटीआर के प्रॉब्लम रहते हैं कि डब्ल्यूटीआर क्या कर रहा है, आपकी दोनों आरएफ से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी जो डब्ल्यूटीआर है वो मेन बॉस है। नेटवर्क सेक्शन में डब्ल्यूटीआर आपका मेन बॉस है। मेन बॉस का मतलब है कि वो क्या कर रहा है ना, कि
वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट उसका सीपीयू से कम्युनिकेशन है और आरएफ से कम्युनिकेशन, वो बीच में मास्टर का काम कर रहा है। यानी कि दोनों आरएफ की फ्रीक्वेंसी को लेने के बाद वो सीपीयू को ट्रेवल करता है, ट्रेवल सीपीयू को वो ट्रांसमिट करता है, और सीपीयू से फिर वो जैसे ही सिग्नल्स आते हैं वो डब्ल्यूटीआर लेगा, फिर वो दोनों आरएफ को देगा। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोवाइडर लिस्ट बन जा रही है और एक्सेस नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप अपनी आरएफ को चेक कीजिए, और नेटवर्क एंटीना, कोएक्सियल केबल, एंटीना स्विच और पैरेलल सीरीज में लगे जितने भी आरएफ के आसपास कंपोनेंट है सभी को ध्यान से अच्छे से चेक कीजिए। ओके एवरीवन, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है बीट मैप। नेक्स्ट हम लोगों का बीट मैप है, क्योंकि आज हमें स्कीमेटिक्स को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आज स्कीमेटिक्स हमारा चौथा दिन है, तो काफी ज्यादा समय हमने दिया आपको स्कीमेटिक में, काफी गहराई से। बस 1 मिनट होल्ड करेंगे। आवाज जाएगा एवरीवन, हमारा आवाज जाएगा। नेट हमारी थोड़ी सी स्लो है जिस वजह से हमारा बीट मैप ओपन नहीं हो रहा है। बस 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे।
वीडियो मिल जाएगा, जो भी वीडियो आप लोगों का नहीं अपलोड हुआ है वो मिल जाएगा। आएगा आएगा वॉइस एवरीवन, बस 1 मिनट, बीट मैप खुल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि इसकी सर्वर से प्रॉब्लम है। मैं जरा ऐसा करता हूं कि राज सॉल्यूशन जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, मैं अपना पीसी 1 मिनट के लिए रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? आप सुन पा रहे हैं राज सॉल्यूशन जी? आप अनम्यूट हो जाइए राज सॉल्यूशन जी। राज सॉल्यूशन जी सुन पा रहे हैं? ओके चलिए, खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर। हाँ चलिए, हो गया, नहीं तो मुझे पीसी लगा कि मुझे एक बार रीस्टार्ट करता, बट ओपन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टॉपिक पे चलिए। ओके। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे बीट मैप। ये बीट मैप क्या होता है? तो बीट मैप एवरीवन, ये जो है आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? तो ये बीट मैप का मतलब है कि आपका ये एक पीसीबी है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और इस पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सारे कंपोनेंट यहाँ से उतार लिए गए। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपनी मदरबोर्ड के ऊपर से सारे कंपोनेंट्स को आपने हटा दिया, सिर्फ आपकी पीसीबी बच गए। तो उस पीसीबी में क्या है? मैप है कि आप जब बैटरी लगाएंगे तो आपकी सप्लाई आगे जाकर के रुक जाएगा, और जब आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फिर वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपोनेंट्स लग करके आगे की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले जो इसमें जो हमारा ये येलो है, जो पीला है, यहाँ हमारे जो है कंपोनेंट्स लगते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान से देखिए, अगर एक तरफ येलो है और एक तरफ हमारा क्या है, ग्रे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर होगा। एवरीवन, यहाँ पे कैपेसिटर लगे होंगे, जहां जहां येलो एंड ग्रे है वहां वहां पे कैपेसिटर लगा होगा, जहां पे दोनों तरफ येलो है वहां पे रेजिस्टेंस या कॉइल लगा हुआ होगा। ये एक तरह का हमारा एक थॉट होता है, और ये लगे रहते हैं। आप मदरबोर्ड को अगर आप मिलाएंगे तो यही चीज मिलेगा।
भले वहां कितनी ओम्स या किलो की रेजिस्टेंस है ये नहीं मैं कह रहा, बल्कि वहां पे रेजिस्टेंस होंगे या कैपेसिटर होगा। और जो हमारा यहाँ पे ब्लू है वो एनसी है, जो हमारे ब्लू पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू या ग्रीन है, शायद ब्लू है, तो ये हमारा क्या है, एनसी है, यानी कि नो कनेक्शन, ये हमारे कनेक्शन नहीं है, ये खाली पॉइंट है। तो बिटमैप का फायदा क्या है कि अगर हम लोगों का जो ट्रैक मिसिंग होता है, ट्रैक कट जाते हैं, जो हमारा कोई भी ट्रैक हो, सीपीयू एमएमसी हो या पावर का हो, तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ कनेक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोग बैटरी, ये तो हमारा ग्रे है, ये ग्राउंड होता है, ये हर जगह आपको ग्राउंड होगा, यहाँ पे आपके जो क्लिक है वो काम नहीं करेंगे, काम करेगा यहाँ येलो पॉइंट पे। तो यहाँ जब हम क्लिक किए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी की जो वीवैट सप्लाई है वो कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, आपने देखा कि हमने यहाँ क्लिक किया तो वो आगे की ओर यहाँ पे आगे कुछ कंपोनेंट को, यहाँ आपको क्या होंगे, यहाँ कैपेसिटर वगैरह लग करके यहाँ ग्राउंड है, यहाँ से कुछ हमारे सप्लाई जो है यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए येलो है, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन रेजिस्टेंस लगने के पहले भी ये सप्लाई पावर ऐसी को पहुंच जाता है। ठीक है, ये जिस मॉडल पे मैं बता रहा हूँ, इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर एक मॉडल की नहीं बात कर रहा। यहाँ पे हम बिटमैप को पढ़ने की तरीका को बता रहे हैं कि यहाँ हमारा जो वीवैट की सप्लाई है ये पावर ऐसी पे आ गया, फिर हम यहाँ क्लिक किए तो वीवैट की सप्लाई पावर ऐसी के दूसरे 4 पॉइंट पे चले आए। ठीक है, तो हम सप्लाई हमारा पावर ऐसी तक हम लोग जब यहाँ बैटरी लगाते हैं तो भी ये सप्लाई पहुंचता है, बल इतने सप्लाई से हैंडसेट ऑन नहीं होंगे जब तक इसको पूरी की पूरी सप्लाई इस रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सप्लाई जो है पावर ऐसी में चला आया। अब आप जानते हैं कि आईडी और थर्मिस्टर भी कहीं ना कहीं जाता है, एकदम श्योर है। तो यहाँ से देखिए ये पावर है, तो यहाँ से ये हमारा थर्मिस्टर होगा, इसका भी पीछे कंपोनेंट, और ये भी देखिए पावर ऐसी में जा रहा है, यहाँ से आईडी भी देखिए पावर ऐसी में जा रहा है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि आप डायरेक्टली आपको दिख जाता है कि आपके कंपोनेंट्स कहाँ जा रहे हैं, एकदम इजीली दिख जाता है कि आपकी लाइन और ट्रैक्स कहाँ है। अब आपने अगर आईसी निकाल दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बीप चेक कर लेंगे, अगर आईडी लाइन का या थर्मिस्टर लाइन का बीप आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि बीप आ रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपको ये आईसी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आईसी को बदलने पड़ेंगे। ठीक है, आईसी बदलना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी आपको प्रॉब्लम फाउंड हो जाता है। हाँ, बिटमैप बोर्नियो में भी मिलता है, कॉम्बिनेट प्रो में भी मिलता है, ZXW में भी मिलता है और विसिंग जी में भी मिलता है, उसिंग जी। तो बिटमैप अब सभी डोंगल में आने लगे हैं, बिटमैप में भी रह रहता है। रिपेयरिंग को ये काफी आसान बना देता है कोई भी ट्रैक वगैरह को फाउंड करने में। अगर कोई ट्रैक शॉर्ट है उस पर क्लिक करेंगे, आपको वो दिखा देगा वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वहां वहां की कंपोनेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग पहले बिटमैप आपको इसलिए नहीं समझाते हैं कि अगर पहले बिटमैप दिखा देंगे, पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देंगे तो आपको एस्केमेटिक में मन नहीं लगेगा, आप एस्केमेटिक पे ध्यान ही नहीं देंगे, बोलेंगे कि चलो बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन में सब दिख ही जाता है। लेकिन बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है सिर्फ गिने चुने मॉडल के आते हैं, लिमिटेड मॉडल के आते हैं, बल्कि जो एस्केमेटिक्स है वो आपको मैक्सिमम मॉडल का आपको देखने को मिलेगा। तो एस्केमेटिक अगर आप देखना जानेंगे तो आपके पास मैक्सिमम मॉडल को आप कवर कर पाएंगे। एस्केमेटिक नहीं जानेंगे, बिटमैप और हार्डवेयर के भरोसे रहेंगे तो कम से कम मॉडल पे ही आप रुक जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पावर ऐसी को सप्लाई मिला है तो ये तो जरूरी है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वाइल के थ्रू सप्लाई निकलेगा, इस क्वाइल के थ्रू या इस क्वाइल के थ्रू। तो देखिए सप्लाई निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से सप्लाई देखिए पावर ऐसी को मिलना चालू हो गया, पावर ऐसी से सप्लाई मिल करके हमारे RFIC को VPH पावर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में पूरी की पूरी लाइन जो है किस तरह से एक दूसरे पे सप्लाई जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा। अब अगर मान लीजिए कि पावर ऐसी को सप्लाई मिला है तो यहां से जरूर है कि क्वाइल के थ्रू देखिए CPU को सप्लाई मिल रहा है, इस क्वाइल के थ्रू भी
क्या मिल रहा है, सीपीयू को मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, और इस कॉइल के थ्रू इधर से देखिए तो हमारा इस कॉइल के थ्रू ईएमएमसी को सप्लाई मिल रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि बिटमैप के थ्रू आपको पता चलता है कि किस कॉइल का सप्लाई कहाँ जा रहा है और किस किस कंपोनेंट पे जा रहा है, वहां पे कौन कौन से कंपोनेंट्स है वहां पे आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो बिटमैप काफी आसान है। दूसरा चीज होता है कि जब हम लोग सीपीयू एमएमसी का काम करते हैं, सीपीयू एमएमसी का काम करते हैं तो ट्रैक टूटता है, ट्रैक टूट जाते हैं, चाहे सीपीयू का चाहे एमएमसी का। और जब ट्रैक टूटता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस ट्रैक का आपको बगल में लाइन मिलेगा ही मिलेगा। अगर बगल में लाइन नहीं मिलेगा तो क्या गारंटी है कि वो पिन कहाँ जा रहा है, कैसे जानेंगे? तो स्कीमेटिक के थ्रू तो जान लेंगे। अगर बिटमैप है तो जो काम में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा वो 10 सेकेंड में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फास्ट हो जाएगा। स्कीमेटिक में ढूंढना होगा, यहाँ से कंपोनेंट्स लेकर के वहां सर्च करेंगे, बल्कि ये क्या होगा, फास्टली काम होगा। कि अगर हमारा सीपीयू का ये ट्रैक टूट गया, ठीक है, ये वाली ट्रैक, तो ये कहाँ जा रहा है, देखिए ये बगल वाली कंपोनेंट पे जा रहा है। ठीक है, ये ट्रैक टूट गया, ये बॉल मिसिंग हो गए, तो हम यहाँ से यहाँ हम जंपर लगा के बना सकते हैं इसको। यानी कि जो चीज ना के बराबर था आप उसे हाँ कर सकते हैं, जो चीज रिजेक्टेड था आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये ट्रैक यहाँ की मिसिंग है, तो ये देखिए यहाँ आ रहा है, ये यहाँ की ट्रैक मिसिंग है, यहाँ आ रहा है, कि जो भी ट्रैक जहां जा रही है आपको यहाँ बीटमैप के थ्रू पता चल जाएगा। कितना आसान है, कोई भी ट्रैक कहाँ जा रहा है आपको पता चल जाएगा। कहीं पे क्लिक करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको जरूर बताएगा। तो ये सब क्या है, काफी आसान बना देता है आपके रिपेयरिंग को। अब देखिए मैंने यहाँ क्लिक करा सीपीयू में इस पॉइंट पे, तो यहाँ देखिए डिस्प्ले पे ये जाकर के ये मुझे दिखा रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये कौन सी लाइन हो सकता है, आपके माइंड में शायद आ गया होगा, काफी लोग समझ गए होंगे कि मैंने सीपीयू को यहाँ कनेक्ट करा तो यहाँ हमारी डिस्प्ले की जैक पे ये जाकर के लाल हो गया। तो एवरीवन बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? फिर देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये जाकर के यहाँ पे ये लाल हो गया। कोई आइडिया? सही कहा दीपक जी और मुकेश जी, आपने सही कहा कि ये हमारा ग्राफिक लाइन है, क्योंकि यहाँ देखिए डुअल कॉइल पे आया है, ये अब इसकी ग्राफिक लाइन है। ठीक है, ग्राफिक लाइन है। तो कितना आसान हो जाता है, कितना आसानी से हमको पता चल जाता है कि हमारी कौन सी कनेक्शन कहाँ जा रही है, कहाँ से हमें कहाँ जा रहे हैं कनेक्शन। तो काफी ये आसान बना देता है बीटमैप। ठीक है, इसके बाद है हार्डवेयर सॉल्यूशन। सेम मॉडल लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आपने जो देखा क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है, चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको सीधा सा है कि यह एक जंपर वे देता है, किसी भी चीज का यह एक जंपर वे देता है।
और उस जंपर वे के थ्रू आप अपने फोन को रिपेयर कर सकते हैं। आज देखिए एवरीवन पूछ रहे हैं कि आज लास्ट क्लास है, तो एवरीवन आज आपका स्कीमेटिक्स का लास्ट क्लास है। आज आपका स्कीमेटिक्स क्लोज हो जाएगा। अब आप लोगों को इस पे मेहनत करनी है, आगे और भी पढ़ने हैं, सारे सेक्शंस को समझने हैं। मैंने आपको 4 दिनों में पढ़ने की तमाम जानकारी दी कि किसे कैसे पढ़ते हैं स्कीमेटिक्स को, कैसे इनपुट आउटपुट को फाउंड करते हैं, कैसे वोल्टेज हम देखते हैं, कैसे नापते हैं, ये सभी चीजें आपको मैंने बताया। तो स्कीमेटिक्स को अगर पूरी स्कीमेटिक्स को पढ़ा जाए, एक एक लाइन को क्लियर करा जाए, तो 1 महीना लगेगा स्कीमेटिक में। तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको इसका वे समझाया जाता है कि हम किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, फिर आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, कल आप लोगों की जो क्लास चलेगी, कल आप लोगों की लास्ट क्लास होगी। कल लास्ट क्लास होगा आप लोगों का, जिसमें कि हम आप लोगों को बताएंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई मशीन और शॉर्ट किलर, इस सभी का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं। हाँ, नोट 4 का सीमेटिक हम डाल दे रहे हैं आपके ग्रुप में, फरमान अली जी। चलिए मैं डाल ही देता हूँ ताकि छूट ना जाए। मैं डाल ही देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। चलिए, तो मैंने आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है, नेटबी नोट 4 का भी, क्वालकॉम का भी मैंने डाल दिया, जैसा कि आप लोगों ने कहा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन देखिए काफी आसान बना देता है, आपके रिपेयरिंग को और भी आसान बना देता है। ठीक है, इतना आसान बना देता है कि आप देख ही सकते हैं कि ये चीज आपको स्कीमेटिक से देखना होता था, बट हम लोगों को ये क्या करता है, एक वे दे देता है, जंपर वे दे देता है। तो ये जंपर वे कैसे बना, अभी चैट मत कीजिए, चैट मत कीजिए अभी, पहले टॉपिक हमें क्लियर करने दीजिए एवरीवन, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 10:50 होने को है, 48 मिनट। तो पहले इस टॉपिक को क्लोज करें। तो है क्या, लाइट कैसे काम करता है, तो आपने पढ़ा था कि लाइट सेक्शन को क्या चाहिए, वीपीएच पावर। तो यहाँ से देखिए इसको वीपीएच पावर मिल रहा है एक क्वाइल लग करके, और ये इसकी पहली सप्लाई 6 नंबर पे जाता है। फिर यहाँ से क्वाइल लग करके इसकी दूसरी सप्लाई जो है कहाँ जाते हैं, 4 नंबर पे। ठीक है, ये आपने देखा था स्कीमेटिक में। उसके बाद इस आईसी का क्या चाहिए, यहाँ से इनेबल सिग्नल। तो वो कौन देता है, पावर आईसी। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लग करके मैंने दिखाया था, शायद आप लोगों को याद होगा अगर आपने अच्छे से देखा होगा। तो पावर आईसी से यहाँ क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लग करके इसके लाइट इनेबल सिग्नल निकलते हैं। यहाँ से इनेबल सिग्नल आईसी के 5 नंबर पीस पे पिन पे ये रेजिस्टेंस लग करके जाता है, 0 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब यहाँ इनेबल इसको मिलेगा तो ये लाइट को रेक्टिफायर करेगा यहाँ से डायोड के थ्रू।
तो यहाँ से ये इसका देखिए निगेटिव सप्लाई और यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दो डिस्प्ले पे जा रहा है। ये इसका क्या है, ये निगेटिव सप्लाई है के, और एलईडी का जो ए है ये पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से। तो जो चीज आपने पढ़ा वही सेम चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, एकदम 100% कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो अगर आप एस्केमेटिक जानते हैं तो ये लाइन और वे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और नेट पे डाल सकते हैं। तो ये किसी का तैयार किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो ये कैसे तैयार हुआ, एस्केमेटिक्स को देख करके तैयार हुआ। ठीक है, एस्केमेटिक्स को देख करके इस तरह से आप हर एक सेक्शन की हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन ये सब काफी कम मॉडल के मिलते हैं, काफी कम मॉडल का मिलता है। तो हम लोग एस्केमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नेट आज हमारा थोड़ा स्लो है, इसीलिए खुलने में प्रॉब्लम कर रहा है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में डायोड वैल्यू का मतलब वही होता है जो आप मल्टीमीटर के लाल प्रोड को ग्राउंड में रखते हैं और काला प्रोड से चेक करते हैं, वही चीज यहाँ भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए चार्जिंग का डेटा सेम चीज है कि जब आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से यूएसबी की जो सप्लाई है यहाँ ओबीपी पे जाता है। ओबीपी से जाने के बाद ये सप्लाई आपका यहाँ क्या है, एक और 24 नंबर पिन पे एंट्री करता है। अब ये एंट्री करेगा तो चार्जिंग वोल्टेज यहाँ से आउटपुट करेगा। एकदम सेम वही चीज है। डीएमडीपी लाइन कहाँ जाता है, तो सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो 100% सेम वही चीज है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है जो कि आपने स्कीमेटिक्स में पढ़ा। ठीक है, चलिए 10:52 हो गए, तो आपने समझ गया कि हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है और बिटमैप क्या है और एस्केमेटिक क्या है। चलिए थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं, और हाफिज सोएब जी बताइए। यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर आपके यहाँ से वो टूल्स प्रोवाइड होते हैं बाय जी करने जी, में? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने एक नंबर पे मैसेज किया है और वो नंबर ये है, एक सेकंड से मैं आपको नंबर बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों के पास अंकित सर और ये सागर जी का नंबर है ना आप लोगों के पास? 8935939022। ये तो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है। हाँ, तो मैंने उस पे ही मैसेज किया था। तो ओके, उन्होंने तो चलिए बोला मैं मैं टूल्स का आपको अंकित सर का मैं नंबर दे देता हूँ। जी सर, ठीक है, उस पे टूल्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी टूल्स चाहिए उसके लिए नंबर कांटेक्ट कर लेंगे। मैं नंबर डालता हूँ जस्ट। चलिए मैंने चैट में डाला है 9264 करके और सागर के नेम से। एवरीवन ये नंबर सेव कर लीजिए
जो भी टूल्स चाहिए इस पे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है हाफिज जी? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और मनीष जी बताइए, मनीष जी। जी मनीष जी सुन पा रहे हैं? जी सर, जी जी बताइए। मैं ये बोला था सर, ये बोर्नियो क्या एक्टिव वो पेई साइट है क्या, जो सेगमेंट बोर्नियो, जी बोर्नियो देखिए एक पेड सर्विस है, ठीक है। जी अगर ये आप परचेज करते हैं तो 1 साल का आपको एक्टिवेशन मिलेगा। 1 साल तक आप इसको खोल खोल के जितने मॉडल की चाहे आप स्कीमेटिक देखिए, डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप देख सकते हैं, फोटो खींच जी। सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। तो ये कितना रहेगा 1 साल का पे? 1 साल का प्राइस वो तो अभी मैंने नंबर दिया है और ऑफिशियल नंबर सागर का, आप उसको कॉल करके पूछ लेंगे मैसेज करके कि बोर्नियो का क्या प्राइस आएगा। हम बैच 6 एंड्रॉइड से, ठीक है, एंड्रॉइड बैच 6 से हम बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी, तो ये आपकी अपनी साइट है क्या? हाँ जी, हाँ ये हमारा अपना है। ऑफिशियल नंबर मैंने दिया, अपनी ऑफिस टीम का नंबर दिया है, सेल टीम का। जी सर, और कह रहे वीडियो नहीं मिलता है बहुत, ये ऐप जो वीडियो, आप लोगों ने लॉन्च किया इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वीडियो आते ही नहीं है इस पे कुछ। हेलो। वीडियो देखिए, वीडियो अगर मनीष जी हमने रिकॉर्ड किया है तो वो आप लोगों के लिए ही किया है। कभी कभार ऑफिस मैनेजमेंट की डिले की वजह से वो लेट हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम नहीं, वो 100% आपको मिल जाएगा। नहीं सर, एक ठीक है चीज आप मनीष जी? बताओ मुझे, ये 1 मंथ पूरे होने वाले हैं और सिर्फ 4 दिन का 4 डेज के वीडियो अपलोड है हमारे ऐप पे, जो आपका ऐप सिर्फ है उसके। 1 महीना में सिर्फ 4 दिन का वीडियो मिला आपको। जी, तो फिर बताइए 1 महीने में जब हमारा वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोई मतलब ही नहीं बनेगा, फिर क्या फायदा है? चलिए आप ही ठीक है बताओ। मनीष जी, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ जो वीडियो अपलोड करते हैं, आप डायरेक्ट बात कर लेंगे। जिस जिस डेट की, जिस क्लास की वीडियो आपको नहीं मिली है, कल सुबह 10 से लेके शाम 7 के बीच में, 6 के बीच में आप बात कर लेंगे। मैं नंबर 1 मिनट चैट में डालता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। जी जी सर, लेकिन एक चीज है, मान लीजिए वीडियो वो ग्रुप में भेज दें अलग चीज है, लेकिन क्या सर ये जो ऐप है उस पे आप लोग वीडियो अभी नहीं डाल रहे हो? देखिए मनीष जी, वीडियो अपलोड करने का काम हमारा नहीं मनीष जी, हम तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपको हमारी पढ़ाई से कोई शिकायत है तो आप कह सकते हैं कि सर ये चीज मैं नहीं समझा, मुझे दोबारा बताइए। नहीं तो सर, रही आप बात वीडियो की, तो ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेलेबल कराएं आपको, ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो ठीक है, आप मैं भी आपको, आरएमएम के मेंबर हैं तो इस चीज को आपको भी तो जी संज्ञान जी, में तो मैं लेना इस चीज से चाहिए। कहाँ पीछे हट रहा हूँ मनीष जी। अगर हमसे कोई मिस्टेक है तो आप हमें बताएं कि सर ये आपकी गलती है। तो सर बस यही है, मान लीजिए हम वीडियो छूट जाए, जैसे कि 6 बजे क्लासेस होते हैं, उसी टाइम भीड़ होती तो हम नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन रहता तो हमें वहां पहुंचना इंस्टीट्यूट ये पता रहता, लेकिन सर सब लोग 2 पैसे के लालच में हमेशा रहते हैं, चलो अच्छा 500-200 बच जाएगा, तो वीडियो कभी कभी छूट जाते हैं, इसकी वजह से वीडियो देख लेंगे तो हम फिर समझ लेंगे उस चीज को। चलिए अपने मनीष जी, लिए। मैंने वीडियो दे दिया आपको, नंबर वीडियो के लिए, ठीक है। जी आप उसको पर्सनली बोल देंगे कि सर मुझे इस क्लास की वीडियो नहीं मिली है, मैं इस बैच से बोल रहा हूँ। ठीक। इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसे पता चलेगा कि आपको कौन सी वीडियो और कौन से टाइम की क्लास की वीडियो आपको नहीं मिली है। आपको वीडियो जरूर अवेलेबल होगा मनीष जी, ठीक है। ठीक। ठीक है मनीष जी, जी ओके। तो एवरीवन 10:57, 11 बज गए हैं, तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए। और जो भी आपके थोड़े बहुत सवाल रह गए, मैं कल आप लोगों से मिलता हूं। फिर कल की क्लास अभी बाकी है, ठीक है, कल की क्लास आप लोगों की बाकी है। कल आप लोगों को शॉर्ट किलर मशीन और डीसी पावर सप्लाई मशीन, ये सब हम बताएंगे कि किस तरह से यूज करते हैं, उसकी क्या फ्लैक्चुएशन पे क्या प्रॉब्लम रहता है, कैसे हम लोग उससे प्रॉब्लम को गाइड करते हैं, मतलब ढूंढते हैं, ठीक है। अ, कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, काफी टाइम हो चुका है, आज मुझे टॉपिक क्लियर करने थे, तो 11 बज चुके हैं एवरीवन। गुड नाइट।